हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है आप लोग? मैं यूपी सिंह आज मेट्रोलॉजी का 9th लेक्चर लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लास्ट फर्नेस के बारे में, वाक्या भट्टी के बारे में। देखें, हम लोग पढ़ रहे हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के हम बताए थे मुख्य 5 स्टेप्स होते हैं, तो 3rd स्टेप हम लोग खत्म कर लिए हैं। जैसे क्रशिंग ऑफ कोर्स, कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स, कन्वर्जन ऑफ कोर इनटू मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल और रिफाइनिंग अथवा प्यूरिफिकेशन। तो हम लोगों ने क्रशिंग ऑफ कोर पढ़ लिया, कंसंट्रेशन पढ़ लिया, कन्वर्जन ऑफ कोर पढ़ लिया। अब पढ़ना है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स। इसको हमको पढ़ना है। ध्यान दें, जो 4th स्टेप मेरा है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, जो हमको आज पढ़ना है, जिसको हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं इस स्टेप को। वास्तव में जो 3rd स्टेप में हमारा मेटल ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, इसी का हम रिडक्शन करेंगे, अर्थात ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो मेटल मेरा प्राप्त हो जाएगा। आप जानते हैं, जैसे मान लो कोई मेटल हमारा M है, अगर MO2 प्राप्त हुआ है, इसका ऑक्साइड, अगर हम ऑक्सीजन को निकाल दें हमारा मेटल प्राप्त हो जाएगा 4th स्टेप में। तो 3rd में हमने मेटल ऑक्साइड को प्राप्त कर लिया है। हमको मेटल प्राप्त किया जाना है मेटल ऑक्साइड से। इसके लिए आप देखेंगे वास्तव में कई विधियां होंगी, कई तरीके से हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम जो हमारा मेटल की सीरीज होती है ना स्पिरिटिविटी की, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे होंगे कि जो रिमूव हो जाएंगे ऐसे ही गर्म कर देने से, कुछ ऐसे होंगे उसमें हमको अलग से कुछ मिलाना पड़ेगा, तब रिडक्शन होगा उसका। कुछ ऐसे होंगे कि जो एल्यूमिनियम के द्वारा होंगे, कुछ होंगे हाइड्रोजन के द्वारा होंगे, कुछ हाइड्रोजन से होंगे, डाइहाइड्रोजन से होंगे। तो हम कई विधियां इसमें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हमें जान लें, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हमारा है एक भट्टी जो ब्लास्ट फर्नेस है। क्योंकि हम लोग जेई की तैयारी भी कर रहे हैं, नेट्स की भी तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड की भी कर रहे हैं। तो बोर्ड में भी, जेई में भी, नीट में भी, सब में ब्लास्ट फर्नेस से क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। उसके रिएक्शन के बारे में भी आता है। तो हम चाहेंगे कि आप ध्यान से इसको पढ़ें। तो इस प्रकार आपका जो ब्लास्ट फर्नेस है महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो ये 4th स्टेप मेरा है महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप बहुत ही केयरफुल होकर इसको देखिएगा और समझने का प्रयास करना। देखिए, होता क्या है कि हम आपको सीधे ब्लास्ट फर्नेस पे ले जाते हैं। क्या होता है, उसमें क्रियाएं कैसे होती है, उसको बताते हैं आपको। होता है, देखिए कि जो लगभग 30 से 40 मीटर ऊंची और लगभग 5 मीटर पेरीमीटर्स की ये भट्टी, ये ब्लास्ट होता है, ये फर्नेस होता है। कितना? 30 से 40 या 30 to 40 मीटर लेंथ इसकी होती है, ऊंचाई, और नियर अबाउट 5 मीटर पेरीमीटर का होता है। इसकी पेरीमीटर 5 मीटर की होती है। होता क्या, देखिए है ये ऐसे बनाने का प्रयास किया जाए। वास्तव में कोन और कप
के आकार का होता है। इसमें ये फायरप्रूफ ब्रिक्स लगे होते हैं। क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो इसीलिए इसको फायरप्रूफ ब्रिक्स लगाया जाता है। इसमें एक थोड़ा सा बड़ा कर दें, ऐसे हैं। इसके भी दो भाग होते तो एक है, लेकिन इसमें दो भाग में एक यहां ऐसे बना होता है निकलने के लिए, जहां पर स्लाइड निकलेगा, और नीचे एग्जिट पोल बना होता है जहां से मेरे भाग बाहर आते हैं। इसमें एयर जाने के लिए यहां से हॉट एयर जाएगा अंदर, हॉट एयर इधर से भी इधर से जाएंगे, गर्म हवा इधर जाएगी। वास्तव में देखिए जो ये होता है आपका भट्ठी ब्लास्ट फर्नेस होता है, इसमें ऊपर हमारा कप और कोन स्ट्रक्चर बना होता है। यहां वास्तव में जो मेरा है यहीं से अपना हम ओर डालेंगे, हमारा ओर्स होगा। ओर्स मीन्स यही जो थर्ड स्टेप में प्राप्त हुआ था मेरा मेटल ऑक्साइड, जो ओर्स मेरा मेटल ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, मेटल ऑक्साइड ये और है जिसमें कुछ इम्प्योरिटी भी है, मिली हुई है, मेटल ऑक्साइड है। इसमें हम कुछ कोक मिलाएंगे, कार्बन, और इसी में हम कैल्शियम कार्बोनेट मिला देंगे। इसको हम लोग कहेंगे चार, क्या कहेंगे, चार, या हिंदी में इसको घान कहते हैं। क्या कहते हैं, घान कहते हैं। एक गिरी के माध्यम से ऐसे गिराई जाती है, ऐसे गिरी पे गिरी है, ऐसे इसको हम इसमें ले आते हैं। ये वाला कोन है, क्या है, ये कोन है, और ये कप है। वास्तव में जहां से हम पोर्स को डालेंगे एक कप और कोन अरेंजमेंट कहलाता है, कप एंड कोन। इसका एक महत्व बताएंगे आपको, होता है यहां इसकी गैस निकलने के लिए व्यवस्था होती है। गैस बनेगी वो बाहर निकल जाएगी, एग्जिट, जो गैस यहां बनेगी वो बाहर निकल जाएगी, जो भी गैस में बनेगी वो यहां से बाहर निकलेगी। देखिए जो भी आपके फर्नेस है, इस फर्नेस में लगभग 4 जोड़ होते हैं, देखा जाएगा जब शुरुआत होती है। यहाँ टेम्परेचर जो आपका होता है 520 केल्विन का होता है। यहां से ले लगभग 975 केल्विन, 975 और 1475 केल्विन, 775 केल्विन और 2000 केल्विन, ऐसे मान के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं। लगभग अप्रॉक्सीमेट चलता है। जो ऊपर वाला भाग होता है इसका टेम्परेचर काफी कम होता है, इधर से बढ़ता जाएगा टेम्परेचर। ऐसे का है, सबसे अधिक टेम्परेचर नीचे होगा, सबसे अधिक कम ऊपर होगा। वास्तव होता क्या देखिए है,
ध्यान दीजिए। तो जो हमारा ये नीचे वाला क्षेत्र होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं कंबशन जोन। कंबशन जोन मतलब दहन क्षेत्र। कंबशन जोन मतलब दहन क्षेत्र। ये दहन क्षेत्र है। इसके ऊपर जो जोन होता है, ये होता है मेरा क्या कहते हैं, जोन ऑफ फ्यूजन। यहां मेल्टिंग क्रिया होती है, फ्यूजन क्रिया होती है। और जो ये क्षेत्र होता है, थर्ड वाला जोन होता है, ये होता है स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन जो सबसे ऊपर होता है, ये है रिडक्शन। कौन सा है? रिडक्शन। अब आप ध्यान दें क्या होता है। अगर भट्ठी की बात करें, हम लोग फिटनेस की बात करें, तो 30 से 32 40 मीटर हाइट की होती है। इसका पेरीमीटर लगभग 5 मीटर्स के होते हैं। ये पेरीमीटर है। इसमें नीचे एयर जाने के लिए ट्यूयर्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ट्यूयर्स। इसको हम ट्यूयर जोन भी कहते हैं। यहां से हॉट एयर अंदर प्रवेश करेंगे। स्लैग के निकलने के लिए एक एग्जिट यहां होता है, यहां स्लैग का निकलेगा, हम दिखाएंगे आपको भी। और एक और बना होता है एग्जिट के लिए, जहां जो है मेटल होगा, जो मेटल मिलेगा मेरा मोल्टेड, वो यहां से बाहर होगा, यहां से बाहर निकलेगा मोल्टेड मेटल, यहां से बाहर। गैस को निकलने के लिए एग्जिट बना होता है ऊपर, यहां से गैस निकलती है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो चार्ज मेरा है, जो खान है, उसको अंदर जाने के लिए कप और कोन की व्यवस्था होती है। कप एंड कोन की। कप कोन की व्यवस्था क्या होती है, तो आप जानिएगा। इस कप कोन की व्यवस्था होने के कारण से गैस यहां से बाहर नहीं निकलने पाती, बंद रहता है, अंदर जाएगी गैस। तो कप कोन का महत्व क्या है, जो गैस अंदर के होंगे वो बाहर यहां से नहीं निकलने पाएंगे, क्योंकि जो वेस्ट गैस होगी वो यहीं से बाहर होने पाएंगे, टेम्परेचर यहां से बाहर नहीं होने पाएगा। और जो ए बना होता है, ये फायर प्रूफ ब्रिक का बना होता है, लगे होते हैं इससे फायर प्रूफ ब्रिक। टेम्परेचर इसका बहुत देख रहे हैं, 230 केल्विन का है। ये तो इसकी व्यवस्था है, इसकी ब्लास्ट फर्नेस की। होता क्या है, हम देखें, अगर मान लो एग्जाम्पल लेके चले, कौन सा, आयरन का। अगर अभी आयरन का एग्जाम्पल लेके चले कि मान लें कि हम हेमेटाइट है, कोर्स है, उसका हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो होता क्या है, सबसे पहले यहां पर हॉट एयर जाएगी, ऊपर से चार्ज गिराया जा रहा है, देख रहे हैं, चार्ज यहां से गिराया जा रहा है, यहां से गर्म हवा प्रवेश कर रही है। तो होता क्या है, जब यहां चार्ज जा रहा है, जो चार्ज है उसमें क्या मिला हुआ है, आप जानते हैं, आप पढ़े पीछे लेक्चर नंबर 8 में फ्लक्स के बारे में पढ़े हैं। उसमें कुछ इंप्योरिटी जो ओर्स में मिली हुई भी है, जब मैंने थर्ड स्टेप किया था उसमें कुछ ओर्स में इंप्योरिटी मिली हुई है। तो वास्तव में अगर इसका हेमेटाइट का ओर्स है तो उसमें सिलिका की इंप्योरिटी मिली होती है, तो सिलिका की इंप्योरिटी मिली है या जो भी इंप्योरिटी मिली हुई है वो तो ओर्स पर डिपेंड करेगा। अगर हेमेटाइट है Fe2O3, ये है ओर्स है, सिलिका की इंप्योरिटी मिली हुई है, तो आपका ये ओर्स जो थर्ड स्टेप का या मेटल ऑक्साइड जो है, उसमें हम कोक मिला देते हैं रिडक्शन करने के लिए, और उसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं इंप्योरिटी को खत्म करने के लिए। जो मेरा इसको मिलाते हैं फ्लक्स है, इस फ्लक्स को मिलाएंगे CaCO3 फ्लक्स है, कोक रिड्यूसिंग एजेंट है,
जो फ्यूल का भी काम करेगा, और साथ में ओर्स हमारा जो है तीनों मिलाकर के हमारा चार्ज बना, घाम बनी, उसको मैंने डाल दिया। क्या? थर्ड स्टेप का मेटल ऑक्साइड जो ओर्स हमारा है, उसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का फर्स्ट डाला, साथ में कोक को मिलाया, तीनों मिलाकर के इसमें डाल रहे हैं। नीचे से हॉट एयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। होगा क्या? कोक मतलब कार्बन होता है, हॉट एयर यहां जाएगा तो क्या होगा? जब हॉट एयर जाएगा कार्बन से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये हॉट एयर आपका कार्बन, एयर में ऑक्सीजन है, तो जो कार्बन होगा ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। इतना आप जानिएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा यहां पर, तो इसमें बहुत मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है एक्सोथर्मिक है। मतलब अगर देखा जाए, अगर डेल्टा एस का मान देखा जाए तो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, बहुत निकलेगा इसका मान। तो इसका चेंज एनर्जी देखा जाएगा तो निगेटिव में आएगा, एस का मान इसमें बहुत होगा, तो चेंज से देखा जाएगा अगर तो क्या होगा? निगेटिव में आएगा। फिर क्या होता है? CO2 यहां गया, यही CO2 पुनः कार्बन से क्रिया कर जाता है और CO बना लेता है। जो CO2 बना यहां पर कमर्शियल जोन में, वो वही कोक से क्रिया करके CO बना लेता है। कितना बन गया है? 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। जो कार्बन मोनोऑक्साइड मेरा बना यहां पर, वास्तव में यह इंडोथर्मिक होता है, टेम्परेचर लेने की बात की हमारे लिए। मतलब इसका जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव में होता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल इसको जोड़ दें तो क्या बनेगा? ये तो कट जाएंगे, क्या बचेगा? CC 2C बचेगा, O2 gives 2CO बचेगा, ये बचेगा मेरा। इतना ध्यान देना कि जो C और ऑक्सीजन मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, इसमें ऊर्जा बड़ी मात्रा में निकली थी, एक्सोथर्मिक था हमारा ये, और एक कम लगता इसमें है। अगर ओवरऑल इनको हम जोड़ेंगे, इनकी ऊर्जा को जोड़ेंगे, एनर्जी को जोड़ेंगे, ये निगेटिव आ रहा है। तो हम जानते हैं अगर इसका मान निगेटिव है डेल्टा जी का, तो जो रिएक्शन होता है मेरा स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब स्वतः होता है। तो देखा जाएगा कि जो C और O2 ये रिएक्शन जो मेरा बना है, ये क्या है? स्पॉन्टेनियस है, मतलब एक क्रिया स्वतः होगा। इसे और ध्यान देना, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा यहां पैदा होती है, हीट निकलता है। जब यहाँ एयर प्रवेश किया, कार्बन ने क्रिया किया, जो कमर्शियल जोन मेरा यहाँ पर है ये वाला, इसमें क्या हुआ? इसे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न हुई, तो इसका टेम्परेचर लगभग बहुत ज्यादा हो जाता है, 2000 केल्विन के करीब पहुंच जाता है। इसका केल्विन बात में कर रहा हूं, पहुंच जाता है, मतलब इसका टेम्परेचर बहुत है। अब यहाँ क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, गैस है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर भगेगी, जो यहां पर हुई CO बना, ये CO ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहां पहुंच जाएगा होते हुए। जब ऊपर जाएगा, इधर से हम चार्ज गिराए हुए हैं, होता क्या है? इस टेम्परेचर पर जो हमारा रिडक्शन जोन है 500 के ऊपर और 1000 के बीच में, होता क्या है? यहां पर जो भी हमारा हेमेटाइट है या जो ओस ऑक्साइड है, उसका रिडक्शन होता है। कैसे होता है? देखिए, होता यह है, जो मेरा Fe3O4 है, Fe2O3 है, हेमेटाइट, ये क्रिया कर जाता है किससे? CO यहां से गया है ना, CO से, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाता है पहले Fe3O4 और प्लस CO2 बनाता है। Fe3O4 कहां से है? इतना अभी ध्यान जाना, इसमें Fe2O और Fe2O3 मिला हुआ है।
ये आप जानिएगा, इसमें FeO मिल जाता है, जानिएगा ये Fe3O4 है, ये निकल जाता है। और क्या होता है, जो Fe3O4 बना, Fe3O4 जो मेरा बना, ये पुनः CO से क्रिया करता है, क्रिया करके FeO बना देता है और CO2 निकल जाता है। FeO बनाता है और CO2 निकल जाता है। इसको बैलेंस कर दीजिएगा, 3 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 2 इसको कर लीजिएगा, यहाँ 3 FeO बनेगा, बैलेंस कर लीजिएगा। अब जो FeO मेरा बनेगा ये पुनः CO से क्रिया करेगा, तो क्या होगा, देखें बचा मेरा Fe और CO2 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है बाहर, एक गैस सीधे बाहर निकल जाएगी, ये बना CO2 निकला। इतना ध्यान देना जो यहाँ Fe बनता है ये सॉलिड स्टेट में है, बड़ा महत्वपूर्ण आपका होता है चीज। रिडक्शन जोन में जो Fe बन रहा है मेरा, ये सॉलिड नेचर है। क्यों? चूंकि हम जानते हैं Fe का जो मेल्टिंग पॉइंट होती है 1500 संभव होती है, वहां तो कहीं पहुंचाएगा, टेम्परेचर इतना कम है तो मेल्ट तो करेगा नहीं, साइड ग्रुप में ही रहेगा। दूसरा होता क्या है, यहीं पर FeO कोक से भी क्रिया कर सकता है, कर जाता है, तो कुछ मात्रा में Fe से भी बन जाते हैं और CO भी बाहर होता है कुछ। ये भी सॉलिड फॉर्म में है, Fe ये भी सॉलिड ही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका रिडक्शन जोन है, इस जोन को इसीलिए रिडक्शन जोन कहते हैं हम। क्यों? रिडक्शन की पूरी क्रिया इसी जोन में होती है, ऊपर वाले जोन में। यहां रिडक्शन क्रिया हो गई इसकी, जो मेटल का ऑक्साइड था, और क्या हुआ, जो सॉलिड फॉर्म में मुझे मेटल प्राप्त हो गया, मेटल प्राप्त हो गया। होता क्या है, अब यहां तो बन गया मेटल सॉलिड फॉर्म में। हम नीचे आते हैं तो जो देखिए इनके बीच जो जोन है, होता क्या है, क्योंकि इसमें जो हमने घान को डाला चार्ज पर है, उसमें फ्लक्स भी मिलाया है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो होता क्या है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है हम जानते हैं, ये जो सिलिका की इसमें इम्प्योरिटी है, इस घान में जो सिलिका इसमें उपस्थित SiO2 है इम्प्योरिटी के रूप में, उससे क्रिया कर जाता है। तो क्या बन जाएगा, CaSiO3 बन जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण ये भी आपका है, कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है, कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है। जो स्लैग है, जो क्या है, स्लैग है, जो स्लैग है यहां बन गया। अब देखिए जो धातु मेरा बना हुआ था, मेटल बना हुआ था, यहां पर नीचे आएगा, इसका तो डेंसिटी आता है, नीचे की तरफ भी आएगी। जब नीचे आएगी क्या होगा, अब देखें, क्योंकि हम जानते हैं आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 1500 ठीक करीब होती है। यहाँ टेम्परेचर कम था, यहाँ टेम्परेचर कम था, अभी फ्यूजन उसका नहीं, मेल्टिंग अभी नहीं हुई। लेकिन जैसे 15 से ऊपर हुआ, इस जोन में आया, टेम्परेचर बढ़ गया इसका, तो यहाँ तो मेल्ट हो जाएगा ना, मेल्टिंग पॉइंट पा जाएगा अपना आयरन। तो यहाँ तो मेल्ट हो गया, पिघल गया, और पिघल करके आकर के नीचे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और पिघल के नीचे आ जाएगा और यहाँ पर इकट्ठा होगा। और बाकी जो ये स्लैग बना हुआ था सिलिकेट इम्प्योरिटी वाला, वो आकर के ऊपर ही इकट्ठा हो जाता है, यहाँ इकट्ठा हो जाती है ऊपर। इस मान का एक लेयर बना दें, ये देखिए सिलिकेट हो गया। और नीचे जो मेरा है, ये मेरा मोल्टेड मेटल हो गया। और ये क्या हो गया, ये देखिए स्लैग हो गया। ये क्या बन गया, स्लैग बन गया, जो कैल्शियम सिलिकेट है यहां हो। इनको अलग कर लेते हैं। इस और ध्यान देना, जो भी यहां रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन तो होता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। जैसे आप समझिए, ऐसे हम कहते हैं देखिए ये मेरा एक कोर्स था, इसमें क्या था, किसका कोर्स था, Fe2O3 का है। इसमें Fe2O3 कोर्स है, एक भरे रहे से,
यही है कि Fe2O3 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 ये भरा हुआ है, यही है हमारे, उसमें इम्प्योरिटी भी है Fe2O3, ऐसे भरे हुए हैं। तो जब रिएक्शन होता है, जब क्रिया शुरू होती है या जब वहां तक पहुंचता है कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचती है, तो पहले तो बाहर मिलेगी इससे। तो जब बाहर मिलेगी, जो बाहर वाले इसके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होंगे, तो पहले तो वो रिड्यूस होंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो गया संपर्क हुआ उससे और से हेमेटाइट से या जिसके भी, तो कहते हैं पहले उसके बाहर वाले भाग से मिलेगा CO। तो क्या होगा, तो जो पहले क्रिया शुरू होगी, जो Fe2O3 से FeO में चेंज होगा, तो पहले तो बाहरी भाग होंगे। तो क्या होगा, बाहरी भाग होगा अगर, तो मान लो कहते हैं कि FeO हो गया, FeO हो गया, FeO हो गया, चेंज होकर रिड्यूस होकर के FeO बदल गया। तो इनकी बीच वाला भाग जो रहेगा यहां नहीं पहुंच पाया, पहले यही रह गया और आगे बढ़ी क्रिया। अब क्या होगा, इसमें तो करेगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, रिड्यूस कर देगा सबको। तब क्या होगा, देखिए अगर सबको कर देगा, ये भी FeO हो गया, FeO सारे हो गए हमारे, और जो बाहर वाला होगा ये तो Fe बन जाएगा, और अंदर वाला क्या हुआ, FeO ही रह गया। कहने मतलब क्या है, रिडक्शन क्रिया जो यहाँ पर होती है, कुछ मात्रा में FeO उसमें बचा रह जाता है, जो नीचे आ जाता है, और जो FeO बचा रहता है ऑक्साइड का, यहां पर एक क्रिया होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 1503 के ऊपर है। तो जो यहाँ FeO बचा था, वो FeO यही सीधे कोक पा गया, कार्बन को क्रिया कर लिया, क्या बन गया, Fe+CO बन गया। ये आप ध्यान देना, जो यहाँ Fe प्राप्त हुआ ये लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जो उसका कार्बन का जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है उससे कहीं ज्यादा है। जब मेल्टिंग पॉइंट को पा गया 1503 मेल्ट कर गया, तो यहां जो हमारा प्राप्त होगा ये लिक्विड फॉर्म में होगा, कंडक्टिव पॉइंट से है पे, जो यहां प्राप्त होगा रिडक्शन जोन में यह सॉलिड फॉर्म में होगा, यहां जो प्राप्त होगा लिक्विड फॉर्म में होगा। और जो यहां हमको Fe प्राप्त होता है यहां पर मोडल फॉर्म में, उसको मतलब करते हैं, उसमें वास्तव में 4 से 4 to 5% कार्बन की शुद्धि मिली होती है, प्योरिटी मिली होती है। इसी को पिग आयरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ प्राप्त होगा एक पिग आयरन प्राप्त होगा। अगर आयरन को कहते हैं, इसको हम पिग आयरन कहेंगे। इसमें कार्बन की इम्प्योरिटी 4 to 5% रहती है, जिसको बाद में हम शुद्धिकरण में ले जाएंगे, तो शुद्ध करेंगे, जो फिर और स्टेप हमारा होगा प्यूरिफिकेशन में, वहां से निकलेगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये बात्या भट्टी है, ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें 4 जोन बने। अपर जोन जो है रिडक्शन जोन, बिलो दिस स्लैग फॉर्मेशन जोन, बिलो दैट जोन ऑफ फ्यूजन जहां मेल्ट करेगा, और जो लोअर जोन होता है सबसे वो कंबशन जोन होता है, जहां पर बर्न होता है, सिद्धांत छिड़कते हैं, यहां पर बर्न होता है। होता क्या है, इसको लीजिए एक बार, हार्ट एयर प्रवेश करेगा, ऊपर से हम चार्ज को डाल रहे हैं। चार्ज क्या चीज जान जाइएगा, चार्ज में मिला हुआ है एक तो आपका ओर्स जो मेटल ऑक्साइड है, साथ में मैंने कोक मिलाया है रिसिपिएंट के रूप में, और साथ में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया है फ्लक्स के रूप में, जो इम्प्योरिटी को निकालेगा गला करके। ऊपर से डाला मैंने, हॉट एयर है, कार्बन को पाया, कार्बन ऑक्सीजन ने क्रिया किया, CO2 बनाया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, CO2 ने कार्बन से क्रिया किया, CO बनाया, दोनों को जोड़ दिया जाए, देखा जाएगा रिएक्शन हमारा होगा C+O2CO, जो CO बन रहा है एक्सोथर्मिक है, मतलब स्पॉन्टेनियस है। क्यों, चूंकि G इसका -V है, निगेटिव है, और निगेटिव होगा मतलब स्पॉन्टेनियस होगा, क्रिया स्वतः होगी। स्पॉन्टेनियस क्या बता दें आपको, क्रियाएं दो तरह की होती है, रिएक्शन
कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतः होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं हमको अलग से कुछ बनाना पड़ता है। तो जो CO फॉर्मेशन हो गया है, अब ये क्रिया हमारी स्पॉन्टेनियस हो गई है। क्यों? क्योंकि निगेटिव आ रहा है। स्पॉन्टेनियस हो गई तो क्रिया अपने आप होगी इसका बनना। ये ऊपर बढ़ेगा, गैस है ब्लास्ट फर्नेस में, यहां जाएगा ऊपर पहुंचेगा तो वहां टेम्परेचर जो कि उसके अनुकूल है रिडक्शन के, तो क्या होगा, ये 2O3 है। यदि हम हेमेटाइट को पढ़ रहे हैं तो नहीं, इसमें कुछ और होगा। हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हेमेटाइट्स का, क्योंकि उसका हम ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं रिडक्शन। तो उसमें होता क्या है, CO नीचे से गया, उससे क्रिया कर लिया उसने, Fe3O4 बनाया और CO2 बनाया। जो Fe3O4 बना वो CO से क्रिया करके FeO और CO2 बनाया, और FeO उसी को कार्बन से क्रिया करके Fe बनाया और CO2 बनाया। Fe मेरा सॉलिड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर उतना नहीं है जो आयरन को मेल्ट कर दे, उसकी मेल्टिंग पॉइंट 1500 से बराबर होती है, और ये हमारा 1000 से नीचे का है टेम्परेचर यहाँ का। और जो FeO था वो कोर्स क्या करके Fe बना लिया। ये नीचे आएंगे, इसी बीच में जो मैंने CO3 मिलाया था एज ए फ्लक्स, दैट इज ए बेसिक फ्लक्स। इम्प्योरिटी जो उसमें एसिड की है, और जो इम्प्योरिटी इज एसिड फ्लक्स, एसिडिक नेचर, सिलिका की है। तो सिलिका जो CO3 मेरा ये आ रहा है नीचे फ्लक्स, ये टूट जाएगा पहले CO और CO2 में। जो CO होगा ये बेसिक है फ्लक्स, जो सिलिका से जो सिलिका इम्प्योरिटीज की एसिडिक है कंबाइन कर जाएगा, क्रिया कर लेगा, और CSiO3 बनाएगा जो कैल्शियम सिलिकेट है। ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा, हम प्रवेश कर रहे हैं 1475 केल्विन से आ गया। जब यहाँ पहुंचे 1503 के ऊपर जाएंगे तो जो हमारे यहाँ से ये भी बना हुआ था वो मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट होकर के आगे नीचे जो पेनिम इसके जहां पर बना हुआ है एकत्रित हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। और जो सिलिकेट बना, सिलिका है स्लैग, ये उसके ऊपर आकर के इकट्ठा हो जाएगा। चूंकि जानते हैं स्लैग यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जो एक तैरती आती है, हल्की परत होती है, इसके ऊपर तैरने लगेगा। इसको अलग कर लेंगे यहाँ से स्लैग को, और जो मेल्टेड ओट्स मिला था इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। एक जो बताया मैंने आपको कि जो Fe यहाँ प्राप्त होता है वहां पर इम्प्योरिटी रूप में FeO भी रह जाती है। जो FeO बचा रहेगा, क्या समझाया मैंने आपको, FeO बचा रहेगा वो कोक से किया करके मेल्टेड Fe बना लेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है और CO वगैरह बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे, हम यहाँ जो हमारा आयरन मिला मोल्टेड वाला पिघला हुआ उसको अलग कर लेंगे, इसको पिग आयरन बोलेंगे। कौन सा? पिग आयरन। इसमें भी इम्प्योरिटी रूप में कुछ मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। तो ऐसे ब्लास्ट फर्नेस में हम रिडक्शन का कार्य करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में हम रिडक्शन का कार्य करते हैं, और हमको लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो रिडक्शन आपका ब्लास्ट फर्नेस का आपको समझ में आ गया। अब देखिए, वास्तव में रिडक्शन क्रिया जो होती है ये तो कुछ का इसमें होता है, और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसका रिडक्शन अलग अलग विधियों से होता है। चर्चा उस पर हम अगले लेक्चर में करेंगे। एक चीज और, दो चीज महत्वपूर्ण आपका है रिडक्शन, बाकी कैसे होंगे उनको बताएंगे, और साथ में जो बड़ा महत्वपूर्ण आपका एक लेक्चर होगा एलिंगम डायग्राम का। एलिंगम डायग्राम वही ये बताता है कि वास्तव में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करें। जैसे हमने कोक को लगाया था, CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस किया, इसको मैंने क्यों प्रयोग किया, इसको एलिंगम डायग्राम से हम पता कर लेंगे। एलिंगम डायग्राम क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसकी है, कैसे क्रिया करता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और कंपटीशन में भी, बोर्ड्स में भी अच्छे क्वेश्चन सबसे आते हैं। हम चाहेंगे अगला वीडियो आप तुरंत देखिएगा, और देखने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लें,
लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो हम अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।